हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, कर्नाटक राज्य के इंचार्ज और भारतवर्ष में महासचिव के तौर पर बहुत से राज्यों में लगभग पूरे देश भर में काम किए हैं, CWC के मेंबर और संगठन की जिम्मेदारी भी सबसे अच्छा निभाए हैं और सारे संगठन के अनुभव और पार्टी को क्रियाशील करने में उनका सहयोग, एक्टिविज्म हमेशा रहा है। आज सौभाग्य की बात है हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए कि हम लोगों के बीच में आज उपस्थित थे। उनकी फायदा आने का हम उठाना चाहते हैं। हमारे सामने आज देश में जो चुनौती है वो हम सबसे बेहतर आप लोगों को कह सकते हैं। मैं श्री रणजीत सिंह सुरजेवाला जी को स्वागत करता हूं आज की प्रेस वार्ता में। हमारे बीच में हमारे आदरणीय इंचार्ज जो हमेशा आप लोगों से मिलते रहते हैं, श्री अजय कुमार लल्लू जी उपस्थित हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और हमारा सचिव श्री जेटी कुसुम जी भी आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे CLP लीडर रामचंद्र कदम जी उपस्थित हैं, हमारे रामचंद्र कुंटिया जी भी उपस्थित हैं। हम सबका स्वागत करके आप सबका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नए साल में शायद ये हमारा पहला प्रेस वार्ता है, तो आपको नए साल मुबारक हो। नए साल 2026 आपका भविष्य उज्जवल हो, सब लोग खुशी और शांति से मैत्री से रहें। मैं अभी आदरणीय सुरजेवाला जी से निवेदन करता हूं वो अपनी बात रखें। श्री सुरजेवाला जी। शुक्रिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री भक्ताचरण दास जी, हमारे प्रभारी उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे साथी श्री अजय कुमार लल्लू जी, CLP के लीडर रामचंद्र जी, आदरणीय खुंटिया साहब, मेरे सहयोगी साथी AICC के सेक्रेटरी कुसुम जट्टी जी, हमारे चीफ स्पोक्सपर्सन अरविंदा दास जी, सबसे पहले तो सभी पत्रकार मित्रों को नए साल की बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आपका ये नव वर्ष सेहतमंद हो, आजकल सबसे बड़ी बात वो है, और परिवार में सुख रहे, समृद्धि रहे, ऐसी हम सबकी मनोकामना है। साथियों, जहां हम पूरे देश को और एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं, वहां इस देश के इतिहास में इस देश के गरीबों, इस देश के मेहनत कशों, इस देश के मजदूरों पर सबसे बड़ा हमला बोला गया है। काम के अधिकार का कानून, छोड़ दीजिए सर, कोई बात नहीं, जिसे महात्मा गांधी नरेगा कहते थे, दिल्ली की मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने, NDA सरकार ने एक बड़ा प्रहार किया साल के अंत में, और करोड़ों करोड़ों मजदूरों से, अगर मैं प्रिसाइजली संख्या दूं तो लगभग 12.5 करोड़ मजदूर इस देश के सीधे प्रभावित होंगे, और परिवारों की संख्या लगा ले तो आप 5 से या 4 से गुना करें तो लगभग 50 करोड़ देश के लोग इससे सीधा प्रभावित होंगे। काम के अधिकार कानून को, जिसे डॉक्टर मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार लाई थी, उसे खत्म कर दिया गया है और एक नया कानून मोदी जी लाए हैं, जिसे बोलते हैं, और आपने लिखा भी है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार तथा आजीविका मिशन कानून। साथियों, ये कानून सही मायनों में मनरेगा कानून की दिन दहाड़े हत्या है। ये कानून करोड़ों करोड़ों इस देश के मजदूरों के हकों पर डाका है। ये कानून इस देश के मेहनत कशों की रोजी रोटी पर हमला है।
ये कानून इस देश के SC, ST और OBC जो 95% मनरेगा मजदूर हैं, ये उनके अधिकारों पर हमला है। और गोडसे के अनुयायियों द्वारा जो दिल्ली की सत्ता पे काबिज हैं, उनके द्वारा गांधी के दर्शन को खत्म करने की एक और साजिश है। इस कानून से इस देश के करोड़ों मजदूरों के अधिकारों पर 8 बड़े हमले बोले गए और मैं सीधा उनकी आपसे चर्चा करूंगा। पहला हमला, रोजगार देने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की थी मनरेगा कानून में। मोदी सरकार ने नया कानून बना अपना पल्ला झाड़ लिया है। वो कैसे? मनरेगा कानून में मनरेगा का पूरा बजट केंद्र की सरकार द्वारा दिया जाता था। नए कानून में केंद्र सरकार 60% देगी, प्रांतीय सरकार 40% देगी। पर मैं ये पूछता हूं, प्रांतीय सरकार के पास पैसा कहां है? जीएसटी के बाद, जीएसटी के बाद और सेस से भारत सरकार 5 लाख करोड़ इकट्ठा करती है पेट्रोल पे, डीजल पे, अन्य चीजों पर जो वो लगा रहे हैं। प्रांतों के पास पैसा है नहीं, वो अपना 40% हिस्सा दे नहीं पाएंगे। तो इसे बोलते हैं, एक हिंदी की कहावत है, बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी। प्रांत की सरकार पैसा ही नहीं दे पाएंगी, केंद्र की सरकार को पैसा देने की जरूरत नहीं रहेगी और मजदूर का काम का अधिकार खत्म हो जाएगा। दूसरा हमला, दूसरा जो हमला है, अगर आप उसे देखें तो वो है मजदूरों से काम का अधिकार था, काम मांगने का अधिकार था, वो छीन लिया गया है। वो कैसे? मनरेगा जो कानून था वो डिमांड ड्रिवन था, यानी कोई मजदूर भी देश के किसी गांव में पंचायत के पास जाकर काम मांग सकता था या उसे काम देना पड़ता 7 दिन के अंदर, और नहीं तो बदले में तनख्वाह देनी पड़ती। यह मनरेगा कानून था। नए कानून में मोदी जी ने लिख दिया, अब दिल्ली में सरकार तय करेगी कि किस प्रांत के किस हिस्से में, कौन से गांव में कितना काम देना है। तो 7.5 लाख से ज्यादा गांव इस देश में हैं। अब कोई बाबू जो पंचायती राज मंत्रालय में बैठा है वो निर्णय करेगा। उसे गांव का नाम पता है? उसे हिंदुस्तान के जिलों का नाम मालूम है? वो फैसला करेगा कि कटक में या कोरापुट में, या मैं कैथल कुरुक्षेत्र से आता हूं, मेरे जिले में या आपके जिले में कितने दिन कौन से मजदूर को कितना काम देना है। यह कभी संभव ही नहीं हो सकता, इसलिए काम का अधिकार ही छीन लिया। तीसरा हमला, केंद्र सरकार की धौंस के आधार पर बजट मिलेगा। पहले तो बजट, कोई भी काम मांगेगा पूरे देश में तो आपको काम देना है तो बजट भी देना है केंद्र सरकार को, और बजट की कोई सीमा नहीं थी। जितना काम मांगेंगे उतना बजट देना पड़ेगा 100 दिन तक हर आदमी को। अब क्या है? अब केंद्र सरकार फैसला करेगी कि किस राज्य को कितना बजट देना है। बंगाल में चुनाव है तो सारा बजट बंगाल को दे दो, बाकी का हिंदुस्तान खत्म। फिर केरल में चुनाव है तो केरल को बजट दे दो, बाकी हिंदुस्तान में खत्म। तमिलनाडु में है, तमिलनाडु को दे दो। यह किस प्रकार का अटपटा कानून है? दिल्ली में बैठकर एक क्लर्क, बाबू या आईएएस अफसर या कोई मंत्री इस देश के 7.5 लाख गांव के बजट का फैसला कैसे कर सकता है? वो तो मजदूर फैसला करेगा जहां काम की जरूरत है, यहां कहीं बाढ़ आई है, कहीं सूखा पड़ा है, कहीं और कोई समस्या है जहां काम की आवश्यकता है। चौथा हमला, मनरेगा एक गारंटी थी, यानी अगर कहीं भी कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की या किसी क्षेत्रीय दल की, मैं मजदूर हूं, मैंने काम मांगा तो देना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य है और दिल्ली को बजट देना पड़ेगा। अब उन्होंने ये
जो गारंटी थी, अधिकार था, उसे खत्म करके इसे एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बना दिया। वो क्या है? जैसे जल जीवन योजना है, भारत सरकार निर्णय करेगी कि कौन से गांव में लागू होना है। तो जैसे जल जीवन योजना है या प्रधानमंत्री सड़क योजना है, ऐसे ही अब ये नया कानून है। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, काम का अधिकार नहीं रहा, वो छीन लिया गया। पांचवा, एक और षड्यंत्रकारी काम किया। इस देश के मेहनतकश किसान और मजदूर को बांटने की साजिश की गई। आप पूछेंगे वो कैसे? मनरेगा कानून में कोई पात्रता काम मांगने की नहीं थी, ना कोई समय सीमा थी, ना कोई समय था कि भाई आज सुबह काम नहीं मांग सकते, 6 बजे के बाद मांगेंगे, या जुलाई में नहीं मांग सकते, सितंबर में मांगेंगे। अब उन्होंने ये लिख दिया कि हर साल 60 दिन तक फसल के सीजन में कोई मजदूरी नहीं मिलेगी। अब मुझे एक बात बताइए, मैं हरियाणा से हूं, आप उड़ीसा से हैं, आप तमिलनाडु से हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं, 4 प्रांतों के लोग तो हम ही यहां बैठे हैं, और आप सब भी ओडिशा से हैं। इस देश में क्या मोदी जी को ये मालूम नहीं, गेहूं हो, धान हो, अन्य फसलें हो, अलग अलग प्रांतों में सीजन के हिसाब से अलग अलग समय एक ही फसल लगती है। उदाहरण के तौर पे खरीफ की जो फसल है वो मई से अगस्त तक लगेगी, अलग अलग प्रांतों में। कहीं मई में लगेगी, कहीं जून में लगती है, कहीं जुलाई में, कहीं अगस्त में। रबी जो है, मैं क्योंकि खुद किसान हूं इसलिए मुझे समझ है, वो सितंबर से जनवरी तक है, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग है। तो मई से और जनवरी तक का समय तो खत्म हो गया क्योंकि 60 दिन तो आपको काम देना नहीं है और वो फसल के सीजन में नहीं देना है। तो मई से और जनवरी तक का समय तो चला गया। तो ये पूरी स्कीम ही 4 महीने की रह गई। इसका मतलब ना बांस पर रहेगा ना बंसुरी बजेगी, काम ही नहीं देना। और मजदूर का और किसान का आप टकराव करवा रहे हैं। दोस्तों, मैं एक किसान हूं, मेरे साथी ने बहुत बार किसानी के साथ मजदूरी भी की है, जो आपके प्रभारी। पिछले 10 साल का मैंने आंकड़ा निकाला, मुझे भाई साहब ने कहा आप जरूर ये निकाल के बताइए। तो पिछले 10 साल में 1 साल को छोड़कर खेत की मजदूरी मनरेगा की मजदूरी से ज्यादा है। तो मुझे अगर खेत में काम मिल रहा है, मैं मनरेगा में करूंगा ही नहीं, तो झगड़ा ही नहीं है। तो आप क्यों 60 दिन का एम्बार्गो लगाकर किसान और मजदूर में डिवीजन पैदा कर रहे हैं? अगला हमला जो है वो हमला है छठा हमला, मैक्सिमम गवर्नमेंट मिनिमम डेवोल्यूशन। पंचायत के अधिकार खत्म, दिल्ली को सब अधिकार। देखिए, पहले अगर किसी को काम देना है तो पंचायत के पास वो जाएगा, पंचायत में ग्राम सभा वो काम अप्रूव कर देगी और उसे मॉनिटर भी वही करेगी। ये मनरेगा का कानून था। नए कानून में क्या लिख दिया धारा 4 में कि मनरेगा के सब काम पीएम गति शक्ति से जोड़ने हैं। आप गूगल करिएगा आज जाकर वापस, पीएम गति शक्ति क्या है। पीएम गति शक्ति बिग टिकट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। यानी कोई काम 50,000 करोड़ का है, कोई 1 लाख करोड़ का है, भैया उसमें मनरेगा का मजदूर कहां काम करने वाला है? तो अगर पीएम गति शक्ति का काम कहीं चल रहा है तो मजदूरी मिलेगी, नहीं चल रहा है तो नहीं मिलेगी। पर पीएम गति शक्ति में तो 131 काम ही चल रहे हैं और देश की तो आबादी 144 करोड़ है भैया। तो मतलब ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी, देना ही नहीं है काम, जिम्मेवारी से पीछा छुड़वाना है तो ऐसी चीज से जोड़ दो जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। 7वां जो हमला है वो डिजिटल तकनीक और शर्तें ऐसे लगा दो जो कभी जिंदगी में पूरी ना हो सके।
मैं आपको कहूं कि आपको पत्रकार, मैं एडिटर हूं, आपको पत्रकार की नौकरी पर या छायाकार की या कैमरामैन की नौकरी पर रखना है, और मैं शर्त लगा दूं कि कैमरामैन उसे रखूंगा जिसने एक फ्रेंच फिल्म डायरेक्ट की कि डायरेक्टर के साथ कैमरामैन का काम किया हो, एक बार हॉलीवुड में किया हो, एक बार बॉलीवुड में किया हो। भैया उन 3 में किया हो तो मेरे अखबार में क्यों काम करेगा? वो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। यही मनरेगा में किया। मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। मनरेगा में पहले था फिजिकल मस्टर रोल और सोशल ऑडिट। उसके बाद इन्होंने ऐड किया उसमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस एंड EKYC। तो 27 लाख मजदूर काम से कट गए। अब इन्होंने क्या कर दिया, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। आप तो खैर सब सजग पत्रकार हैं, आप समझते हैं। मैं अगर मजदूर हूं, पत्थर तोड़ता हूं, हल चलाता हूं, आज भी हम गांव में देखते हैं, मेरी मां का अंगूठा कभी भी बायोमेट्रिक पे लगता नहीं क्योंकि वो बूढ़ी हो गई। एक हमारे काका हैं, उनकी उम्र मुझसे 25 साल बड़ी है, रिश्ते में काका लगते हैं। वो क्योंकि खेत में काम करते हैं, उनका अंगूठा घिस गया, वो लगता ही नहीं कभी राशन वाले उसमें। सो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगी ही नहीं मजदूर की, तो बेचारे की कभी। दूसरा बोल दिया जियो टैग्ड अटेंडेंस, यानी फोन पे GPS से, लोकेशन से टैग करना पड़ेगा। भैया अगर उसे इतना आता चलाना, वो मजदूरी क्यों करता? वो जाके अखबार में एडिटर लगता या कोई MLA का चुनाव लड़ता। तीसरा शर्त रख दी रियल टाइम डिजिटल डैशबोर्ड। अब अगर उसे रियल टाइम डिजिटल डैशबोर्ड चले और ना चले, कहीं इंटरनेट ना हो तो। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मजदूरी पत्थर तोड़ने के लिए या कुआं खोदने के लिए या पानी के लिए, नाला खोदने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कहां जरूरत है, या ग्रोक की। ये सब लगा दिया, यानी ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी। इतनी शर्तें लगा दो, वो कभी लागू नहीं हो पाएगी। और 8वां और आखिरी हमला है, मजदूरी की दरों पर भी संशय है और मनमानी, दोनों। मनरेगा कानून में हमने लिख रखा था कि हर प्रांत में एक मिनिमम वेज है, उसके बराबर मनरेगा की मजदूरी होनी चाहिए। बस सिंपल था। उड़ीसा में वो 500 रुपए है तो 500 होगी, बंगाल में वो 550 है तो 550 होगी, छत्तीसगढ़ में 600 है तो 600 हो जाएगी। नए कानून में लिख दिया कि अब मजदूरों को मिनिमम वेज देना अनिवार्य नहीं, तो मिनिमम वेज एक्ट भी खत्म कर दो। और ये सेक्शन 10 में लिखा है, आप चेक करना चाहें तो। और यहां भी लिख दिया कि प्रांत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मजदूरी का रेट हो सकता है, यानी कटक में एक रेट होगा और कोरापुट में एक और रेट होगा और राजधानी में एक और रेट होगा। ये क्या तरीका है? मजदूरी तो मजदूरी है, पूरे प्रदेश में तो एक ही रेट होता है, पर हर जिले में और जिले की तहसील में भी अलग अलग मजदूरी का रेट होगा, यानी पूरी मनमानी है। यह सीधे सीधे गरीब मजदूरों के शोषण की गारंटी है। साथियों, महात्मा गांधी श्रम को पूजा का दर्जा देते थे और श्रमिक को भगवान का। शायद इसीलिए सबसे पहले उन करोड़ों भगवानों के कानून की गारंटी से महात्मा गांधी का नाम हटाया। और पिछले 11 सालों से मोदी जी ने प्रचार के लिए, मशहूरी के लिए महात्मा गांधी का चश्मा तो उधार ले लिया, पर उनके आदर्श जो हैं वो कूड़ेदान में डाल दिए, उनकी सोच जो है। और इसी तरह भगवान राम के नाम पर सत्ता तो हथिया ली, पर रामचंद्र तो हमारे पास हैं और भगत भी हमारे पास हैं और दोनों को विजय दिलाने वाले अजय भी हमारे पास हैं। तो भगवान राम के नाम पर सत्ता तो हथिया ली, पर राम के आदर्शों को तिलांजलि दे दी। और इसीलिए आज पूरे देश में 50 से 60 करोड़ लोग, 12 साढ़े 12 करोड़ तो मजदूर हैं। जैसे अगर आप देखना चाहें तो 2020-21 में 11 करोड़ 19 लाख मजदूरों ने मनरेगा में काम किया और 25-26 में अब तक 12 दिसंबर तक 6 करोड़ 25 लाख है, यानी 8 करोड़ मजदूर कम हो गए। ये पहले से ही मनरेगा को खत्म कर ही रहे थे। तो मेरा आपसे ये कहना है
ये मनरेगा को खत्म कर रहे थे और अब इन्होंने कानून ही पूरा का पूरा खत्म कर दिया। ये इस देश के गरीबों पर, इस देश के मजदूरों पर, इस देश के मेहनत कशों पर हमला है। और संसद के अंदर भी राहुल जी ने भी बताया, खड़गे जी ने भी बताया, हम फिर दोहराते हैं, हमने बताया था कि मनरेगा में 47 से 48% लोग जो काम करते हैं वो पिछड़ी जातियों से हैं, बाकी एससी और एसटी समाज से हैं और लगभग 6% सामान्य वर्गों से। तो इस देश से एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकार खत्म कर रहे हैं, इसलिए एक बड़े जन आंदोलन की तैयारी है। मैं अनुरोध करूंगा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भक्ताचरण दास जी और हमारे साथी अजय जी उस राष्ट्रव्यापी आंदोलन जिसकी आज एआईसीसी ने भी घोषणा की है, उसका उल्लेख ही आपसे करेंगे। अभी मैं हमारे इंचार्ज श्री अजय कुमार लल्लू जी से निवेदन करता हूं, वो अपनी बात रखें। धन्यवाद। आज के इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में उपस्थित उड़ीसा राज्य के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री भक्तचरण दास जी, सम्मानित हमारे अतिथि बड़े भाई, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, कर्नाटक के प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, राज्यसभा सदस्य और हरियाणा प्रदेश के नेतृत्व की कमान संभालने वाले आदरणीय श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, सीएलपी लीडर श्री रामचंद्र कदम जी, सम्मानित हमारे एआईसीसी सेक्रेटरी कुसुम जी, आदरणीय श्री जयदेव जिन्ना जी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, हमारे पूर्व एआईसीसी इंचार्ज चले जाइए आदरणीय रामचंद्र कोटिया जी और स्पोक्स पर्सन उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस के श्री अरविंद दास जी और उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने बड़े विस्तार से मनरेगा पर किस तरह इस सरकार ने आक्रमण किया है, मनरेगा को कमजोर करने की कोशिश की है और साथ में दलित, पिछड़े और आदिवासियों के जो काम के अधिकार थे, गारंटी योजना थी, उसे समाप्त करके योजना में तब्दील करने का एक कुंठित प्रयास करने का काम किया। इसी संदर्भ में आदरणीय सुरजेवाला जी से अपने आप को संबद्ध करते हुए आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हम सबके प्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने अभी सीडब्ल्यूसी की बैठक में यह निर्णय लिया है कि इस काम के अधिकार की रक्षा हेतु मनरेगा बचाओ संग्राम का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ कांग्रेस पार्टी 10 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक पूरे देश के सभी राज्य और जिले और ब्लॉकों में करने जा रही है। इस परिप्रेक्ष्य में 8 जनवरी को सभी प्रदेश के मुख्यालयों पर महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता करेंगे। 10 जनवरी 2026 को जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। 11 जनवरी 2026 को सभी जिला मुख्यालयों पर महात्मा गांधी जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा के नीचे एक दिवसीय उपवास और प्रत्यात्मक विरोध का कार्यक्रम होगा। 12 जनवरी से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर हम जनसंपर्क करेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता, और इस तरह का पर्चा
जो सरकार ने हमला किया है, मनरेगा को कमजोर किया है, इससे मनरेगा मजदूरों को क्या नुकसान होने वाला है, देश के लोगों का क्या नुकसान होने वाला है, इस बारे में विस्तार से हम पंचायत स्तर पर जनसंपर्क करके बताने का काम करेंगे। 30 जनवरी 2026 को हम वार्ड स्तर तक शांतिपूर्ण धरना करेंगे। 31 जनवरी से 6 जनवरी तक जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरना कलेक्ट्रेट पर करेंगे। 7 फरवरी से 15 फरवरी तक राज्य स्तरीय विधानसभा का घेराव कांग्रेस पार्टी करेगी। 16 फरवरी से 25 फरवरी तक इस उड़ीसा राज्य के 4 जगहों पर चिन्हित कर बड़े सभाओं का आयोजन कर पुरजोर तरीके से इस सरकार के आक्रमण के खिलाफ कांग्रेस पार्टी रैली आयोजन करेगी। यह राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन है, काम के अधिकार की रक्षा हेतु मनरेगा बचाओ संग्राम उड़ीसा राज्य में कांग्रेस पार्टी विदित तिथियों पर करने जा रही है। निश्चित तौर से हम करोड़ों जो मजदूर हैं, किसान हैं, और खासकर जैसा कि आदरणीय सुरजेवाला जी ने यह स्पष्ट रूप से बताया कि पिछले 2021 के बाद किस तरह इस मनरेगा को कमजोर कर धीरे धीरे उसे समाप्त करने की जो साजिश है, इस सरकार का पर्दाफाश करने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन को मजबूती से करेगी और सरकार को घुटनों पर लाने का काम करेगी। धन्यवाद। कोई प्रश्न आप पूछ भैया? एनीथिंग यू वांट टू ऐड? कोई सवाल हो आप लोग? नहीं, एनीथिंग दैट पीसीसी प्रेसिडेंट वांट्स टू ऐड? जस्ट वन सेकंड, ये वन लेट हिम कंक्लूड एंड देन वील टेक क्वेश्चंस। आप लोगों ने हमारे 2 विशिष्ट अतिथि की बात सुना। 2 हमारे विशिष्ट व्यक्ति की बात सुना मनरेगा के ऊपर। और जैसे कि आप लोग देख चुके हैं कि मनरेगा के इश्यू में हम पहला दिन एआईसीसी के निर्देश से बीजेपी कार्यालय घेराव किए थे और जिलाओं में रैली और प्राइम मिनिस्टर का पुतला दहन किया गया था। एआईसीसी सीडब्ल्यूसी ने तय किया है कि इसको जो खामियां हैं, इसमें जो कमजोरियां हैं, जिस तरह से हमारे नेता श्री सूर्यवाला जी ने बहुत विस्तार से आपको समझाया, जो मेन पर्पस था नरेगा का, उसका ही हत्या हो गया। हमारी नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी जी ये गरीबों के पेट पर यह हमला बता रही। जैसे भाई साहब ने बताया कि 12 करोड़ मजदूर मतलब लगभग 50 करोड़ परिवार, 50 करोड़ फैमिली मेंबर, एक मजदूर का जो परिवार रहता है 5 परिवार, तो आप देख लेंगे तो 50 करोड़ जनता प्रभावित हुए हैं इससे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो इंक्लूसिव ग्रोथ के नाम पर बहुत अध्ययन करने के बाद आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन से ये नरेगा बना था और उसमें गारंटी की बात थी। आप गारंटी मतलब समझ सकते हैं कि जिस तरह का एक्सप्लेन किए सूर्यवाला जी ने कि आपको काम देंगे और काम नहीं दे पाएंगे तो आपको कंपेंसेटरी आप पेंशन देंगे, बता देंगे बिठा के। वो यहां से टोटली मिसिंग है। अगर वो नहीं रहा तो महात्मा गांधी नरेगा का कोई मीनिंग नहीं रहा।
दूसरी बात है, महात्मा गांधी जी कोई छोटे व्यक्ति है नहीं, राष्ट्र के पिता है। और कांग्रेस ने देश को आजाद किया महात्मा गांधी जी के, जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में। कांग्रेस अगर नहीं होता तो देश आजाद नहीं हुआ होता, महात्मा गांधी नहीं होते तो देश आजाद नहीं हुआ होता। और उन्हीं का नाम को ये लोग अपना स्वच्छ भारत में महात्मा गांधी जी का चश्मा व्यवहार करते हैं, चश्मा व्यवहार करके वो सेवा का काम कर रहे हैं, जता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहीं झाड़ू पकड़ते हैं, ड्रामा करते हैं और उसी को देश भर में दिखाते हैं। हम महात्मा गांधी की दिशा पर कहते हैं बोलते। इसी तरह से लोग इंतजार कर रहे थे संविधान को खत्म करने के लिए, संविधान को परिवर्तन करने के लिए। पिछले चुनाव से पहले कोशिश किए, नहीं कर पाए, फिर जनादेश मांगे कि हमको 400 सीट में दो, हम भारत को मजबूत कर देंगे। उनका पर्पस था कि 400 सीट जीतेंगे तो कांग्रेस मुक्त भारत, संविधान मुक्त भारत करेगी। लेकिन जनता को मंजूर नहीं है, वो 240 के नीचे आ गए और आज सरकार में बने रहे। तो जब ये कर नहीं पाए तो महात्मा गांधी को अपमानित कर रहे हैं। ये अपमान महात्मा गांधी जी का नहीं, ये सारे देश का अपमान है, राष्ट्रीयता का अपमान है। भारत देश की संगति, भारत देश की परंपरा और जनगण मन का ये प्रति ये आक्रमण, ये देशद्रोही का काम है। ये कोई भी देशभक्त महात्मा गांधी को इस तरह का ह्यूमिलिएशन नहीं कर सकता, उनका नाम पर ऐसे ह्यूमिलिएशन नहीं करता। जब जरूरत पड़ता है तो जनता का मोह को मोटिवेट करने के लिए महात्मा गांधी का सहारा लेते हैं, उनकी चश्मे का सहारा लिए, उनकी डंडा का सहारा लिए और आज उनका नाम को ही मिटाने का काम किया। ये अगर भारत देश के लोग सह जाएं, हमारे उड़ीसा के लोग सह जाएं। यहाँ 8 बार महात्मा गांधी जी आए थे, समय समय पर पैदल यात्रा किए थे कई जगह पे। हमने जिस दिन पर किया गया था, जिस दिन पर वो रात रुके थे, वहां पर जाजपुर डिस्ट्रिक्ट के बड़चना ब्लॉक में गांव में, वहां पे हम लोग 6 किलोमीटर पैदल यात्रा किए थे। इसी बात के लिए कि उड़ीसा के लोगों को याद होना चाहिए कि महात्मा गांधी का प्रिय कितना उड़ीसा था और उनका नाम पर हमारी रिएक्शन क्या होना चाहिए। पूरे राष्ट्र को विद्रोह करने की आवश्यकता है और पूरा उड़ीसा को विद्रोह करने की आवश्यकता है। हम उड़ीसा के लोगों को आह्वान करते हैं कि ये 8 तारीख से जो आंदोलन फरवरी 16 तक हो रहा है और ये आंदोलन हम बहुत व्यापक तरीके से करेंगे उड़ीसा में और आप सबका, उड़ीसा वासियों का हम सहयोग चाहते हैं कि ये फरवरी 25 तक ये चलेगा। तो इसमें आप सबका सहयोग, गणमाध्यम का और उड़ीसा वासियों का सहयोग की अपील करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं, आप लोग कोई भी सवाल हमारे नेताओं को पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? हाँ, पहले ऐसा कर लें, पहले अगर इस विषय पे आपको कुछ पूछना है वो पूछ लीजिए, फिर कोई दूसरा विषय तो पूछ लीजिए। उधर एंड देयर बी सम कंटिन्यूटी। नहीं, दोनों पूछ लीजिए, पहले इस विषय पे पूछ लीजिए, फिर दूसरा भी पूछ लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं। अगर किसी साथी को नहीं पूछना तो आप दूसरे विषय में पूछ लीजिए, हमें उसमें भी एतराज नहीं। कांग्रेस शासित राज्यों में मनरेगा कार्यक्रम कैसे चल रहा है, आप कैसे चालू करेंगे? देखिए, जैसा मैंने बताया था आदरणीय मित्र, ये केंद्र सरकार की स्कीम थी, तो उसमें कांग्रेस या भाजपा शासित राज्य का प्रश्न ही नहीं है। पूरा पैसा महात्मा गांधी नरेगा का केंद्र सरकार को देना कानून से अनिवार्य था और देश के 7.5 लाख से अधिक गांव में कोई भी, किसी भी जात, किसी भी धर्म का व्यक्ति कभी भी, कहीं भी, कैसे भी मजदूरी मांग सकता था, उसे देना अनिवार्य था। अब ये सब खत्म कर दिया। तो जब खत्म कर दिया तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, ये प्रांत मनरेगा का पैसा सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते तो सब हैं, पर मजदूर जहां ज्यादा संख्या में है
या जहां गरीबों की मांग ज्यादा है गांव से, वो ये प्रांत हैं जिनमें हमारा प्रांत ओडिशा भी शामिल है। इन प्रांतों में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए अब रोटी रोजी मजदूरी और आजीविका का क्या साधन होगा? क्या ये सीधे सीधे इस देश के शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के पेट पर हमला नहीं? ये सवाल है जिसका जवाब यहां के मुख्यमंत्री को भी देना होगा, यहां के प्रदेश कांग्रेस कमेटी, यहां के बीजेपी के अध्यक्ष को भी देना होगा और दिल्ली की सरकार को भी देना होगा। एनी अदर क्वेश्चन वेलकम टू आस्क। नरेगा संबंधित कौन से क्वेश्चन और कोई सवाल आप पूछना चाहते थे वो पूछ लीजिए, हमें कोई एतराज। ରାଜନଗରରେ ଯୋଉ ମହିଳା ଭିଡିଓ କରୁଛି ରାଜନଗରର ବିଜେପି ବିଧାୟକ କାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ। क्या पूछ रहे हैं? वो पूछ रहे हैं कि मां आदरणीय साथी, अगर मैं इजाजत दें तो हिंदी में जवाब दे दूं। मेरी थोड़ी उड़िया थोड़ी कमजोर है पर मैं आपकी भावना समझ गया। ये सवाल पूछा जी, मैं आ रहा हूं, मैं समझ गया। बीजेपी के लोगों ने एक महिला बीडीपीओ पर हमला किया, नेता ने, और उसे अपमानित किया। ये अब नई बात है। कल उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एक नेता ने कलेक्टर को सरेआम थप्पड़ मारने की धमकी दी। उससे पहले बीजेपी के लोगों ने 2 शाल बेचने वालों को कश्मीर के, हरियाणा और एक और दूसरे बिहार में वहां उनको थप्पड़ मारे। आए दिन उससे पहले उत्तराखंड में एक और उत्तर पूर्व का हमारा नौजवान बच्चा जो वहां पढ़ने आया था, उसकी हत्या कर दी गई, त्रिपुरा के बच्चे की। मैं आपके माध्यम से इस देश के लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा, क्या बीजेपी के इन लोगों और नेताओं को गुंडागर्दी का कोई अधिकार दे दिया है लोगों ने? वो जिस अधिकारी को, जिस व्यक्ति को, जिस शक्ल के व्यक्ति को, कभी महिला को, कभी पुरुष को, पड़ोस में मध्य प्रदेश में एक आदिवासी भाई के मुंह में पेशाब किया उन्होंने दलितों को बांधकर जंजीरों से उनकी चमड़ी उतार दी गुजरात में। ये क्या हो रहा है? इस प्रकार का निंदनीय घटनाएं जो नृशंस हैं, अमानवीय हैं, अस्वीकार्य हैं, किसी समाज के अंदर इनमें से कोई बात स्वीकार्य हो ही नहीं सकती। मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? यहां के मुख्यमंत्री केवल ढींगे मार रहे हैं। कब अरेस्ट करेंगे उस व्यक्ति को और कब बीजेपी के उस लीडर को अरेस्ट कर जेल के अंदर बंद करेंगे? ये बताएं। ये सवाल है जो हमारा आपके सवाल के जवाब में है। थैंक यू। आपका नेता राहुल गांधी जी वोट चोरी के मुद्दे उठा रहे थे इस पर, लेकिन कल कर्नाटक में एक सर्वे हुआ कि ईवीएम में वोट देना चाहिए कि बैलेट पेपर में वोट देना चाहिए जी। इन सर्वे में ये रिजल्ट आया कि 84%, 85% लोग बोलते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन बोलता है वोट होना चाहिए। आदरणीय साथी, आपने दिन में भी ये प्रश्न पूछा था, मैंने बताया था, पर मैं फिर दोहरा देता हूं। सरकारें फ्रॉड करती थी, ये तो हमने सुना था। अब चुनाव आयोग भी फ्रॉड करेगा, ये पहली बार देख रहे हैं इस देश में। पता नहीं अभी और क्या क्या देखना बचा है। 3 बातें जान लें। ये सर्वे फ्रॉड्यूलेंट है, ये सर्वे एक धोखा है। पहला सवाल, ये सर्वे किसने करवाया? क्या आपने किसी पत्रकार मित्र ने जानने की कोशिश की? मैंने की। ये सर्वे चुनाव आयोग ने करवाया खुद जी। चुनाव आयोग ने स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर कर्नाटक के थ्रू ये सर्वे करवाया, पैसे देके। नंबर 2, वो सर्वे का पैसा कहां से आया? चुनाव आयोग को जो मेरे और आपके टैक्स का पैसा जाता है उसमें से उसे दिया गया। नंबर 3, ये सर्वे किसने किया?
ये सर्वे किया एक एजेंसी है GRAAM, उसके मालिक हैं बाला सुब्रमण्यम जी, वो प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करते हैं। उनकी एजेंसी ने सर्वे किया, और वही आदमी जो सर्वे करता है, जो आदमी सर्वे कर रहा है वो प्रधानमंत्री के कसीदे पढ़ने वाली ये किताबें भी लिख रहा है और उन्हें प्रेजेंट कर रहा है। एक हिंदी में कहावत है, अंधा बांटे सीरनी, मुड़ मुड़ अपनों को दे। तो एजेंसी भी हमारी, चुनाव आयोग भी हमारा, केवल पैसा आपका, और सर्वे भी हमारा, और कारिंदे भी हमारे, और करवाने वाला भी हमारा, और करने वाला भी हमारा। तो भैया आप क्यों हमारा अपना समय नष्ट कर रहे हैं, और क्यों हमारा? आपका समय हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम तो आपका समय बचा रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।